क्लास 9th सब पार्ट ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया यानी भारत का भूआकृतिक बनावट चैप्टर है ये। इसके बाद अब हम चैप्टर को देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अर्लियर दैट इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। क्या आपने पहले से ये पढ़ रखा है कि भारत जो है वो एक बहुत बड़ा देश है विद वेरीड लैंड फॉर्म्स। यहाँ पर विविध प्रकार के जो भूदृश्य हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टराइन डू यू लिव इन, कि जिस टराइन मीन्स होता है उच्चावच, यानी कि प्राकृतिक बनावट। जिस प्राकृतिक बनावट में आप रहते हैं क्या है वो। इफ़ यू लिव इन the plains you are familiar with the vast stretches of plain land, कि यदि आप प्लेन मीन्स मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप मैदानी क्षेत्र के वातावरण से को भलीभांति जान जाते हैं। आप उसमें एडजस्टमेंट यानी सामंजस्य उसके साथ कर लेते हैं। इन कंट्रास्ट अगर आप उसके विपरीत परिस्थितियों में रहते हों, इफ़ यू लिव इन हिली रीजन, कि आप अगर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, द रग्ड टराइन मीन्स कि जो प्राकृतिक बनावट है वहाँ की वो कैसी होती है, ऊबड़ खाबड़। विद माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स। ऐसे रग्ड टराइन्स में माउंटेन्स एंड वैलीज यानी कि आपको पहाड़ी क्षेत्र भी मिलते हैं, गहरी घाटियाँ भी होती हैं, और यहाँ पर ये दोनों ही बहुत ही कॉमन फीचर्स होते हैं जो हमें हिली रीजन्स में ईजिली देखने को मिलते हैं। In fact, our country has practically all major physical features of the earth. यानी अगर हम अपने देश भारत को प्रैक्टिकली यानी प्रयोगात्मक दृष्टि से देखें तो भारत में धरती के सभी प्रकार के भौतिक भूदृश्य जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब आप कहेंगे कि ये भौतिक भूदृश्य क्या हैं। देखिए, ये हैं माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स। यानी हमारे जो प्राकृतिक भूदृश्य हैं उसमें से पर्वत भी हमारे देश में पाए जाते हैं, प्लेन्स मीन्स मैदान भी हमारे देश में पाए जाते हैं, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान भी पाए जाते हैं, एंड प्लेट्यूज मीन्स पठारी क्षेत्र भी हमारे देश में है, एंड आइलैंड यानी कि जो द्वीपीय क्षेत्र हैं वो भी हमारे देश में पाए जाते हैं। इसका मतलब कि अवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, की प्रयोगात्मक दृष्टि से धरती के सभी प्राकृतिक भूभाग जो हैं भारत में मौजूद हैं। यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ दीज फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म्ड, कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि किस प्रकार से इन भौतिक भूदृश्यों का निर्माण हुआ। वी विल लर्न मोर अबाउट मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, कि अब हमें पढ़ना ये है कि भारत के जो मुख्य प्राकृतिक विभाग हैं उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ, एंड हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड, कैसे बने वो। वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। यहाँ पर बच्चों हमें आपको प्रीवियस क्लास का एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि क्लास 7th में आपने रॉक्स एक चैप्टर पढ़ा होगा जहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स को डिस्क्राइब किया गया था एज नंबर 1 इग्नियस रॉक्स, नंबर 2 मेटामॉर्फिक, और नंबर 3 जो था वो सेडिमेंट्री रॉक्स था। और इसमें से सबसे जो हार्डेस्ट रॉक्स होती हैं वो होती हैं हमारी इग्नियस, और जो लेयर रॉक्स होती हैं वो होती हैं हमारी सेडिमेंट्री, और मेटामॉर्फिक जो होती हैं वो हिंदी में उन्हें हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें कहते हैं, जैसे कि चूने के पत्थर से मार्बल का बनना। इस प्रकार का एक उदाहरण जो है वो वहाँ पर आता है। तो वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। हमने आपको तीनों बता दिए, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। 3 होते हैं। सम आर वेरी हार्ड, इनमें से कुछ बहुत ही हार्ड होते हैं, लाइक मार्बल, जैसे कि मार्बल होते हैं विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग द ताजमहल। मार्बल जो है उनका निर्माण जो है वो इमारतों को बनाने के समय किया जाता है, जैसे कि ताजमहल के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया गया। एंड सम आर वेरी सॉफ्ट, और कुछ
जो रॉक्स होती हैं वो बहुत ही सॉफ्टेस्ट रॉक्स होती हैं, लाइक सोप स्टोन. सोप स्टोन मीन्स लाइक अ बाथ सोप. तो जो हमारा बाथ सोप होता है उसकी तरह मुलायम रॉक्स होती हैं, ये बहुत ही मुलायम होती हैं. विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग टैल्कम पाउडर, जिनका इस्तेमाल जो है वो टैल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है. टैल्कम पाउडर के बारे में आप सभी को पता है. द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, यानी जो हमारी मिट्टी है उसका रंग भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देखने को मिलता है. बिकॉज सॉइल इज फॉर्म्ड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. क्यों मिलता है? क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स से सॉइल फॉर्मेट होती है. और जब सॉइल फॉर्मेट होती है तो क्या होता है कि जिस रॉक के ब्रेकिंग डाउन से सॉइल का निर्माण होता है उसके कलर पर, उसके टेक्सचर पर उस रॉक का बहुत अधिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है. हैव यू एवर थॉट अबाउट द कॉज ऑफ दीज वेरिएशंस, कि क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये वेरिएशंस जो हैं वो किन कारणों से आते हैं? मोस्ट ऑफ दीज वेरिएशंस आर कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंसेस इन रॉक फॉर्मेशंस, कि अधिकांश जो विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं उनका मुख्य कारण जो है वो हमारा चट्टानी निर्माण है, यानी कि रॉक फॉर्मेशन है. इंडिया इज़ ए लार्ज लैंड मास. जैसा कि आप जानते हो कि भारत एक बहुत बड़ी भूखंड है. फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स. इस लैंड मास का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही लंबा जियोलॉजिकल पीरियड है. लंबा जियोलॉजिकल पीरियड का मतलब बच्चों, जियोलॉजी जो है वो ज्योग्राफी का एक ब्रांच है जिसमें कि भूगर्भ का अध्ययन किया जाता है. भूगर्भ मीन्स धरती के अंदर, यानी इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ को स्टडी किया जाता है. तो ये जो जियोलॉजिकल पीरियड है, अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड्स में इस लैंडमास का जो फॉर्मेशन है वो हुआ. विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ, जिसके ऊपर रिलीफ का मतलब भी आपका फिजिकल फीचर है. और रिलीफ जो है उसको भी हम प्राकृतिक बनावट या उच्चावच कहते हैं. इसके लिए एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है. एक तो है फिजिकल फीचर यानी कि प्राकृतिक बनावट, एक हो गया आपका रिलीफ जिसका मतलब भी प्राकृतिक बनावट, या फिर उसका एक भौगोलिक नाम है जिसे हम टेक्निकल वर्ड उच्चावच के नाम से जानते हैं. एक वर्ड और है जिसको हम कहते हैं टोपोग्राफी. TOPOGRAPHY, ये है टोपोग्राफी. टोपोग्राफी भी जो है वो आपके उच्चावच या प्राकृतिक बनावट के लिए एक सिमिलर वर्ड है. और इन तीनों का मतलब एक ही है, फिजिकल फीचर, टोपोग्राफी, रिलीफ. तो बिसाइड्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, अगर हम जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के बजाय ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग, यानी इसके पीछे की जो प्रक्रियाएं हैं जिनके कारण ये निर्माण होते हैं, तो अगर हम जियोलॉजिकल पीरियड्स को तो देखते ही हैं, उसके अलावा भी अगर हम चीज़ों को देखें तो हमें प्रोसेसिंग में पता चलेगा कि वेदरिंग जो पार्ट है इनके फॉर्मेशन में उसका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अब वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग को ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में कहते हैं हिंदी में ऋतु अपक्षय. ऋतु अपक्षय जो है वो 3 प्रकार का होता है. शायद क्लास 7th में ये आपको चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, जो चैप्टर होगा इरोजन के नाम से, सॉइल इरोजन के नाम से वो चैप्टर रहा होगा. वहाँ पर इसे क्लासीफाई किया गया था 3 पार्ट्स में. ये क्लासिफिकेशन थे हमारे कि फर्स्ट नंबर था हिम के कार्य. हिम मीन्स बर्फ, स्नो, हिम के कार्य. नंबर 2 था जल के कार्य और नंबर 3 था पवन के कार्य. पवन मीन्स हवा के कार्य. तो ऋतु अपक्षय जो है वो 3 जो प्रोसेसिंग फैक्टर्स होते हैं उनको मिलकर बनता है. और ये तीनों मिलकर एक जो प्रोसेसिंग है उसको करते हैं. ये क्या होता है? हमारा इरोजन कहलाता है. इरोजन को हम क्या कहते हैं? इरोजन मीन्स होता है कटाव करना. कटाव मीन्स काट छांट करने का जो कार्य होता है वो वेदरिंग का होता है. लेकिन इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो 3 होते हैं. कौन कौन होते हैं? एक होते हैं पवन का कार्य, एक होते हैं जल का कार्य और एक होता है हिम का कार्य. तो ये तीनों मिलकर जो इरोजन होता है एंड डिपोजिशन. और इरोजन यानी कटने से, काटने से जो कुछ भी उसके रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स को हम क्या कहते हैं? सिल्ट. सिल्ट मीन्स अवसाद. अवसाद
को डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट मीन्स उसको बिछा देते हैं। अब डिपोजिशन के लिए ज्योग्राफी का एक शब्द है जिसको कहते हैं आच्छादन। आच्छादन मीन्स बिछा देना। तो जो कुछ भी इरोज होता है उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है। हैव क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द रिलीफ। और इस प्रकार से यानी डिपोजिशन का जो रिजल्ट होता है उससे जो कुछ भी मॉडिफाई होता है, क्रिएट होता है, वो रिलीफ कहलाता है टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म। और उसे वर्तमान में हम जिस भी फॉर्म में वो हमें दिखता है, जैसे कि हमने ऊपर 6 पार्ट्स पढ़े थे, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स। तो ये 5 हैं। यहाँ पर एक पार्ट और होगा आगे चल के, उसका नाम है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, यानी हमारे कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स के बारे में हम आपको आगे बताएंगे क्योंकि डिस्क्रिप्शन भी आगे ही है बच्चों। तो प्रेजेंट फॉर्म, अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स। यानी जो धरती को जानने वाले जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया था कि इस फिजिकल फीचर्स के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ द सम थियरीज, उन्होंने क्या किया कि कुछ थियरीज का इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया था? क्योंकि ये थियरीज जो थी बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंसेस। थियरीज को हम कहते हैं जो भी उनकी परिकल्पनाएं थी उन्हें सर्टेन एविडेंसेस पर क्योंकि वो बेस्ड थी तो उनके आधार पर ही उन्होंने इसे एक्सप्लेन करने की बात सोची। उन्हीं में से एक बहुत ही प्रचलित थ्योरी थी जिसको हम कहते हैं वन सच प्लॉजिबल थ्योरी। प्लॉजिबल थ्योरी जो है उसको 9th क्लास में अगर हम पढ़ाएं तो उसे हम पढ़ा सकते हैं थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से। प्लॉजिबल थ्योरी जो है उसे भूगोल में प्रशंसनीय सिद्धांत के नाम से जाना गया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी इस थ्योरी के अनुसार, चाहे हम प्लॉजिबल थ्योरी कहें या फिर थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक कहें, तो इसके माध्यम से द क्रस्ट अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, क्रस्ट क्या होती है? धरती की ऊपरी पपड़ी, जहाँ मिट्टी होती है, जहाँ वनस्पतियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ हम रहते हैं, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। यानी इस क्रस्ट का निर्माण जो है वो 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स के द्वारा हुआ है। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट्स इन द बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस। अब क्या होता है कि ये जो हमारी प्लेट्स हैं यानी चट्टाने हैं, इनमें मूवमेंट्स होते हैं, इनके परिणाम स्वरूप बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस जन्म लेते हैं विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। अब क्या होता है कि इनसे बड़ी बड़ी जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनसे हमारे बड़े बड़े जो कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, उनका निर्माण हुआ। अबव लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटी, क्योंकि इनके कारण, फोल्डिंग मीन्स मोड़दार, या फिर हम ज्योग्राफी में इनको कहते हैं वलयाकार। वलयाकार मीन्स, वलय मीन्स मोड़, फॉल्टिंग मीन्स द्रोणियाँ कहते हैं हम ज्योग्राफी में इनको, द्रोणियाँ मीन्स गैप्स, एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। कहीं कहीं पर जो डिपोजिशन होता है वो वल्केनोज के कारण होता है, क्योंकि वल्केनोज जो हैं जब वो इरप्ट होते हैं तो उनसे निकलने वाला जो लावा होता है वो सेडिमेंट कर दिया जाता है, बिछा दिया जाता है, उनका डिपोजिशन कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। वो लावा सॉइल होती है, बहुत ही फर्टाइल होती है। उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ब्रॉडली दीज प्लेट मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कि अगर हम इन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में ब्रॉडली अगर हम एक्सप्लेन करने लगें तो यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन मिलता है। नंबर 1 है, देखिए 3 क्लासिफिकेशंस हम आपको बता रहे हैं ना, 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो हम पहले सबसे पहले वाले के बारे में बता रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती हैं? वाइल सम प्लेट्स कम टूवर्ड्स ईच अदर एंड फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री। देखो, टेक्टोनिक प्लेट नंबर 1, टेक्टोनिक प्लेट नंबर 2। अब यहाँ पर एरोज लगे हुए हैं और ये एरोज एक दूसरे के सामने हैं। तो एक टेक्टोनिक प्लेट ये है और एक टेक्टोनिक प्लेट ये है। इसका मतलब एक चट्टान ये और एक चट्टान ये, दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। यानी कि 2 टेक्टोनिक प्लेट्स का एक दूसरे के सामने आना क्या कहलाता है? कन्वर्जेंट बाउंड्रीज।
इसके विपरीत स्थिति जो है वो हमें दूसरे डायग्राम में मिलेगी। सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री। सेकंड आपका ये है डायग्राम, इसमें क्या है कि वन टेक्टोनिक प्लेट एंड टू टेक्टोनिक प्लेट, एरोज जो है वो बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में लगे हुए हैं। दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग होती जा रही हैं। इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट में हमने आपको क्या बताया था, दो टेक्टोनिक प्लेट्स जो एक दूसरे के पास आ रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट। जो एक दूसरे से विपरीत जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। तो इन्हें हम डाइवर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं। इन द इवेंट ऑफ टू प्लेट्स, यानी इन दोनों तरह की जो इवेंट्स प्लेट्स के साथ हो जाते हैं कमिंग टुगेदर, जब ये साथ आती हैं, यानी कि कन्वर्जेंट भी हो गया, कन्वर्जेंट भी हो गया एंड डाइवर्जेंट भी हो गया, तो दोनों के बाद क्या होता है कि दे में कोलाइड एंड क्रम्बल और वन में स्लाइड अंडर द अदर। अब क्या होता है कि ये थर्ड फॉर्म बना, वन टेक्टोनिक प्लेट एंड टू टेक्टोनिक प्लेट। एक एरो जो है ये ऊपर जा रहा है और दूसरा एरो जो है नीचे आ रहा है, यानी दो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। ये एक जो है ये ऊपर की तरफ खिसक रही है और दूसरी जो है ये नीचे की तरफ खिसक रही है, और ये हॉरिजॉन्टली होता है। तो इस प्रकार से जो भी फॉर्मेशंस होते हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कहते हैं। और वन में स्लाइड अंडर द अदर एट टाइम्स दे में ऑल्सो मूव हॉरिजॉन्टली पास्ट, यानी ये सब कुछ जो है ये पास्ट में यानी अतीत में हुआ था, जिसके कारण कि हमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स का जो फॉर्मेशन है उसका पता चलता है। ईच अदर एंड फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, यानी इस तरह से ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज का निर्माण होता है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव चेंज, और क्या होता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स में जब मूवमेंट होता है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लेकिन जो कॉन्टिनेंट्स हैं जो आज मौजूद हैं उनके पोजीशन में और साइज में बहुत अधिक अंतर आ जाता है, लेकिन ये अंतर और पोजीशन में जो अंतर आता है ये हमें ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स में कभी देखने को मिलता है। सच मूवमेंट्स हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी इसी प्रकार के मूवमेंट्स का प्रभाव जो है वर्तमान में भारत के प्राकृतिक भूदृश्यों पर देखने को मिलता है। इसके बाद है द ओल्डेस्ट लैंड मास, यानी भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग क्या कहलाता है, द पेनिनसुलर पार्ट। इसे हम कहते हैं पेनिनसुलर पार्ट, इसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, इसे हम डिकेन प्लेट्यू कहते हैं, इसे हम मालवा प्लेट्यू कहते हैं, हम इसे सेंट्रल हाईलैंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो पेनिनसुलर पार्ट है हमारा, वो भारत का सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास, यानी भारत में विनिर्मित सबसे पुराना प्राचीन भूखंड है। वॉज ए पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है। अब आप कहोगे कि गोंडवाना लैंड क्या होता है, तो गोंडवाना लैंड क्या होता है, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपने अगर कोई भी मैप देखा होगा तो यहाँ पर इस तरह का एक साइन बना होता है मैप पर। मैप का जो अपर पार्ट होता है ऑलवेज ही नॉर्थ होता है, साउथर्न पार्ट यानी मैप का जो निचला भाग होता है ये साउथ होता है, और आपके राइट हैंड साइड जो होता है ये आपका ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड जो होता है ये वेस्ट होता है। अब क्या होता है कि आप देख रहे हो कि आपके सामने फिगर नंबर 2.2 जिस पर लिखा हुआ वर्ल्ड प्लेट मार्जिन्स, ठीक है, ये एक मैप है। अब क्या होता है कि मैप किससे बनाते हैं, मैप कहाँ से आता है बच्चों, आप लोग ने ग्लोब के बारे में क्लास 5th में पढ़ा होगा। तो जो ग्लोब्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं कि जब मैप बनाना होता है स्टडी करने के लिए हमें इजी कोई मटेरियल चाहिए होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि ग्लोब जो है उसको काट कर प्लेन पेपर पर उससे जो मानचित्र तैयार होता है, जो मैप तैयार होता है, उस प्रकार का ये एक मैप है, मानचित्र है, ठीक है। तो ये एक मैप है। अब यहाँ पर क्या है कि हमने जैसा कि आपको ये डायरेक्शंस बताए थे, अब हम क्या करेंगे कि इस मैप को एक रफली ऐसे करके ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट ऐसे हमने इसको काट दिया। अब क्या हुआ, क्योंकि हमने ये बिल्कुल मिडिल पार्ट से काटा है तो हमारा जो ये मैप है उसके हो गए दो पार्ट्स। जो हमारा अपर पार्ट है
ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और ये जो साउथर्न पार्ट है इसको हम साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारा अपर पार्ट है इसको हम कहते हैं अंगारा लैंड, और जो साउथर्न पार्ट है इसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड जो है ये बहुत ही, यानी वर्ल्ड का जो नॉर्दर्न पार्ट है ये अंगारा लैंड की चट्टानों से बना हुआ है, और अंगारा लैंड जो है वो बहुत ही सॉफ्ट रॉक्स होती हैं। इसकी एक पहचान क्या है कि वर्ल्ड वाइड जितने भी आपके माउंटेन रेंजेस हैं वो सभी हमारे कॉन्टिनेंट्स के नॉर्दर्न पार्ट में हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये ईजिली सेडिमेंटेशन के कारण बन गए, और सेडिमेंटेशन के कारण बन गए क्यों? क्योंकि जो चट्टानें यहाँ पर मौजूद थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी, जिनका नाम क्या था? अंगारा लैंड। अब हम आ जाते हैं साउथर्न पार्ट पर, क्योंकि हमारा जो ओल्डेस्ट लैंड मास है उसका निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से। तो जो साउथर्न पार्ट है उसका फॉर्मेशन या निर्माण किससे हुआ है बच्चों? गोंडवाना लैंड से। गोंडवाना लैंड जो है वर्ल्ड की सबसे प्राचीन जो चट्टानें हैं, जो रॉक्स हैं उनसे हैं, और इसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। यानी अपर पार्ट या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो रॉक्स हैं इनको हम अंगारा लैंड कहते हैं, और साउथर्न पार्ट में जो है उनको गोंडवाना लैंड कहते हैं। द गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड इंडिया, यानी गोंडवाना लैंड चट्टानों से जिन भूदेशों का निर्माण हुआ उसमें कौन कौन से देश आते हैं? ये हैं हमारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। ये इतने सारे जो पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैं वो हमारे गोंडवाना लैंड के कारण बने। आप देखोगे कि ये सभी साउथर्न पार्ट में हैं, और ये साउथर्न पार्ट में होने के कारण हार्डेस्ट रॉक्स से बने हुए हैं, और ज़्यादातर वर्ल्ड के जो प्लेट्यू एरियाज हैं वो सभी इसी पार्ट में आते हैं। The convectional currents split the crust into a number of pieces. अब यहाँ पर एक नया नाम आ गया है, कन्वेक्शनल करेंट्स। क्या होते हैं बच्चों कन्वेक्शनल करेंट्स? इनको हम कहते हैं हिंदी में संवहन धारा सिद्धांत। आप कहोगे कि ये क्या है, हमने तो कभी नहीं पढ़ा। क्योंकि ये जो पार्ट जो हम इस समय आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों, इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे जो लैंडस्केप फॉर्मेशंस हैं वो कैसे हुए उस कारण से हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको ये सारी थियरीज के बारे में पता होना चाहिए। तो कन्वेक्शनल करेंट्स जो हैं इनको हम संवहन धारा सिद्धांत कहते हैं। संवहन धारा सिद्धांत का मतलब होता है कि प्राचीन भूदृश्यों का नवीन रूप में परिवर्तन। तो संवहन धारा का सिद्धांत हो गया। स्प्लिट द क्रस्ट इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस। इसमें क्या होता है कि जो क्रस्ट है उसके पार्ट्स जो हैं वो कई सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और डिवाइड होने के बाद नए नए जो लैंडस्केप्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। थस लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी इसी प्रकार के खिसकने की प्रक्रिया के कारण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जैसे ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन मीन्स यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बीच का जो हिस्सा है उसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा गया। आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड, यानी कि ये जो है ये गोंडवाना लैंड की रॉक्स से फॉर्मेट तो हुए, लेकिन इनके बाद में खिसकने का परिणाम ये हुए, इनके अलग होने का परिणाम ये हुए। टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की तरफ, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ जो कॉन्टिनेंट्स थे वो नॉर्थ की तरफ धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले खिसकने लगे थे। तो द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिशन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट, यानी इस प्रकार के खिसकने से, कोलाइड होने से नॉर्थवर्ड यानी कि नॉर्थ की तरफ किस एक फॉर्मेशन का निर्माण हुआ जिसे हम कहते हैं यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट का मतलब यूरोप और एशिया दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा? यूरेशियन, यानी एक संयुक्त रूप से एक फॉर्मेशन हुआ जिसको हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं। ड्यू टू दिस कोलिजन, यानी इस कोलिजन के कारण द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड, यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारी सेडिमेंट्री, क्योंकि ये पार्ट जो था ये बहुत ही अंगारा लैंड की मुलायम चट्टानों से बना हुआ था, तो मुलायम चट्टानों के बने होने के कारण क्या हुआ था कि यहाँ पर बहुत सारे जो फॉर्मेशंस थे वो नए होते जा रहे थे। तो यहाँ क्या था
कि द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर accumulated in the geocycline known as टिथे। यहाँ पर ये एक पार्ट है, ये यहाँ पर टिथे नाम का TETHYS टिथे नाम का एक सागर था। सागर मीन्स सी, एक शैलो सी था, एक उथला सागर जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो यहाँ पर एक सागर था, उसमें सेडिमेंटेशन यानी कि मुलायम चट्टानों के कारण बहुत सारा गाद भरा हुआ था। गाद मीन्स कीचड़ टाइप का भरा हुआ था। तो टिथे वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम, यानी कि क्योंकि ये शैलो था, धीरे धीरे वाष्पीकरण के कारण, एवेपोरेशन के कारण पानी जो था वो उड़ गया, और उसके बाद क्या हुआ कि जो गाद और कीचड़ थी वो जो थी उसके फॉर्मेट होने से एक लैंडस्केप बना, और जो कि बाद में माउंटेन सिस्टम बनकर तैयार हुआ ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय। इसे हम वर्तमान में हिमालय के नाम से जानते हैं, और पूरे पश्चिम एशिया में इस हिमालय रेंज का विस्तार हमें देखने को मिलता है। अच्छा, फिर उसके बाद है जैसे यूरेशियन प्लेट, आपके पेनिनसुलर पार्ट, गोंडवाना लैंड, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन हमें कहीं भी इसमें से कोई क्वेश्चन तो मिलना नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात यहाँ पर बता दूँ कि एक कंसेप्ट था, एक हमारे जर्मन जियोलॉजिस्ट हुए हैं, उनका नाम था सर वेगनर। सर वेगनर जो है उन्होंने एक थ्योरी दी थी, इट इज़ द साउथर्न पार्ट ऑफ द एंसेंट सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। उन्होंने ये कहा था कि सभी जो कॉन्टिनेंट्स थे वो आपस में जुड़े हुए थे, और जब ये जुड़े हुए थे तब इनका नाम था पेंजिया। तो इन्हें उन्होंने सुपर कॉन्टिनेंट कहा था, और ऐसा कब हुआ था? मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। तो सभी कॉन्टिनेंट्स के एक साथ मिलने से, जैसे अगर आप देखो तो ये जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट था वो यहाँ था, इंडिया का ये जो पार्ट था वो इससे जुड़ा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का यहाँ जुड़ा हुआ था, ये अफ्रीकन पार्ट जो था, ये जो साउथ अमेरिका का ये ईस्टर्न पार्ट है, ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, ये जो यूरोपियन वेस्ट पार्ट है ये आपका नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ था। तो ये ऐसे करके साथ में थे सारे कॉन्टिनेंट्स। उसके बाद क्या हुआ कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के आधार पर धीरे धीरे इनका खिसकना शुरू हुआ। जब ये खिसकने से पहले इनका जॉइंटली नेम क्या था? इनको पेंजिया कहा गया था, विद अंगारा लैंड इन द नॉर्थ पार्ट, क्योंकि इनके नॉर्दर्न पार्ट में जो रॉक्स थी वो क्या कहलाई? अंगारा लैंड। द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द टिथे सी, यानी कि हिमालय ऊंचे उठते जा रहे थे। किसके ऊंचे उठने से? टिथे नाम का जो उथला सागर था उसके कारण। एंड सबसिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज बेसिन। और क्या हुआ कि उधर नॉर्थ में तो हिमालय बन रहे थे, और साउथ में क्या हो रहा था कि उससे पूर्व ही पेनिनसुलर प्लेट्यू जो था उसका निर्माण हो चुका था। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन, यानी कि इस प्रकार के डिप्रेस होने के कारण तरह तरह के जो फॉर्मेशंस थे, जो लैंडस्केप्स थे, वो हमें देखने को मिले। ग्रेजुअली गॉट filled with deposition of sediments by the rivers flowing from the mountains in the north and the peninsular plateau in the south। यानी अपर पार्ट ऑफ द इंडिया जो था उसमें हिमालय का निर्माण हो रहा था सेडिमेंटेशन के कारण टिथे में, और जो साउथर्न पार्ट थे वहाँ पर नदियों से प्रवाहित होने के बाद जो सिल्ट्स नदियाँ अपने साथ बहा के ला रही थी, उनसे साउथर्न पार्ट में भी जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा, ये जो माउंटेन रेंजेस थी इनका निर्माण हो रहा था, और ये जो जॉइंट पार्ट था वो पेनिनसुलर प्लेट्यू कहलाया। ए फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एल्यूवल डिपॉजिट्स, और यहाँ पर क्योंकि एक फ्लैट लैंड था, एक समतल भूमि थी, यहाँ पर जो भी डिपॉजिट्स किए जा रहे थे नदियों के द्वारा, जो आच्छादन किया जा रहा था, जो बिछाया जा रहा था, वो सब कुछ बहुत ही उपजाऊ था, जिस कारण इसे अलूवल डिपॉजिट कहा गया। अलूवल डिपॉजिट जो है लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, और उत्तर का जो विशाल मैदान है उसमें जिस सॉइल को डिपॉजिट किया गया है उसे अलूवल सॉइल कहते हैं, और इसे हम हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, और
इससे बहुत अच्छी खेती होती है। नॉर्दर्न प्लेन जो है इसीलिए एग्रीकल्चरल प्रॉस्परस पार्ट ऑफ द इंडिया जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अलुवल सॉइल है।